अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। अगर हम CSS के फर्स्ट टू ग्रुप्स का एनालिसिस करें तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ग्रुप हैं। रियल सिनेरियो में इन दी एंड हमारे पास सिर्फ दो सब्जेक्ट बचते हैं जो कि हम ऑप्ट कर सकें। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी हम नहीं ऑप्ट कर सकते। अगर हम एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या इंजीनियर हैं तब हम नहीं ऑप्ट कर सकते। हमें डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, इनकम स्टेटमेंट का नहीं पता। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है, लॉयर्स को लॉ का पता होता है लेकिन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उनको नहीं पता होता। सिमिलरली डॉक्टर्स हैं, लिहाजा वो इकोनॉमिक्स ऑप्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंसेज की अपनी टर्मिनोलॉजीज, अपना एक स्कोप होता है और IT के बंदे इसको ऑप्ट करें, दूसरा कोई बंदा इसको ऑप्ट नहीं कर सकता। फिजिक्स भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, केमिस्ट्री भी इसी तरह, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे ग्रुप 1 और 2 के सब्जेक्ट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके अंदर से हमारे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती। स्कोरिंग, नॉन स्कोरिंग की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शन ही बचती। आखिर में है तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ही सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि पेपर की नेचर इस तरह की आती है, 200 नंबर का पेपर है और उसने आपसे हर चीज़ टेस्ट करनी है। लेकिन थेरेटिकल पेपर हैं, इनमें से बाकी जितने भी पेपर हैं उनमें न्यूमेरिक्स और थ्योरी मिक्स होती है। तो आप चलें, अगर किसी को कोशिश करें तो कर भी लेंगे, लेकिन न्यूमेरिक्स का क्या करेंगे? वो एक टोटली नई चीज़ को ऑप्ट करना होता है तो ये भी नई, लेकिन फिर भी थेरेटिकली ये आपको सपोर्ट करती हैं। आपने जस्ट कंसेप्ट समझने हैं और उनके हिसाब से उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं और कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्कोरिंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वो सब्जेक्ट स्कोरिंग हैं जिनको आप अच्छे से समझें और उनको आप अच्छे से लिख सकें। जिस सब्जेक्ट को आप नहीं समझ सकते और नहीं लिखा जाता आपसे, वो आपके नंबर उसमें कम आएंगे। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देखता हूँ, आर्ट्स का कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए सबसे मुश्किल पेपर जो हल करना है ना, वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है, क्योंकि ना तो उसका बैकग्राउंड होता है, ना तो उसका इंटरेस्ट होता है, ना ही उसे समझ आती है उसकी। अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज में अपना पेपर देते हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, आपको वो नहीं समझ आते तो पॉसिबली वो आपको स्कोर नहीं देंगे। फर्दर अगर 2016 तक की बात की जाए, 2016 तक अरेबिक और पर्शियन इनको स्कोरिंग कंसिडर किया जाता था चूँकि वो 200 नंबर के पेपर थे। लेकिन अब वो 100 नंबर के पेपर हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्हें कोई भी ऑप्ट नहीं करता। पहले वो स्कोरिंग थे, अब वो स्कोरिंग क्यों नहीं गए रह गए, ये सोचने वाली बात है। फर्दर लिंक सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। लिंक सब्जेक्ट या कंबाइंड कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स लोग इस तरह बनाते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के साथ इंटरनेशनल रिलेशन, फिर पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बिल्कुल अच्छा कम्बिनेशन है, लेकिन ये कम्बिनेशन आप समझें उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड MS इंटरनेशनल रिलेशंस है या फिर पॉलिटिकल साइंसेज है। ये उन लोगों के लिए पेपर है क्योंकि वो ये सारे कुछ पढ़ के आए हैं। आपने नए सिरे से पढ़ना है। आप 200 नंबर का पहले रिस्क ले रहे हैं, उसके साथ इंटरनेशनल लॉ मिला के आपने 300 नंबर का रिस्क ले लिया। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस में भी यही है। अगर तो आपको उन सब्जेक्ट की समझ आ जाती है, लाइक इंटरनेशनल लॉ की आपको समझ आ जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की समझ आ जाती है, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर इतना बड़ा रिस्क ना लें, 100 नंबर अपने दाव पे ना लगाएं। जो MCOM MBA ACCA करके आते हैं उनके पास भी ये चांस होता है, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लॉ, ये पेपर उन्होंने पढ़े होते हैं। लेकिन उसके अलावा वो लोग ब्लंडर कर जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस की तरफ स्विच कर जाते हैं। ये ब्लंडर उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको जो सब्जेक्ट्स आपके लाइन के चल रहे हैं, अगर आप उनको उठाएंगे तो आपको स्कोर ज़्यादा मिल जाएगा। अगर हम इसकी सब्जेक्ट डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इसके अंदर दुनिया के साथ जितने भी मुल्कों के ताल्लुकात हैं उनके अंदर कन्फ्लिक्ट, वॉर्स, पीस मेकिंग, फॉरेन पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, ह्यूमन राइट्स, ट्रेड, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेटिक टूल्स, माइग्रेशन, सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। एक छोटी सी डेफिनेशन उसकी ये है। अब हम इसका डिटेल जो हमें FPSC ने सिलेबस दिया वो देखते हैं। FPSC ने इसके अंदर पेपर 1 में इंक्लूड किए हैं इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर नेशन स्टेट और एवोल्यूशन किस तरह हुई, फिर कुछ थ्योरीज हैं, साइंटिफिक है, न्यू लिबरलिज्म है, रियलिज्म है। फिर हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, उसके अंदर हम बैलेंस ऑफ पावर, सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, कंसेप्चुलाइजेशन। फर्दर हमारे पास उसके अंदर है स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टूवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन, वॉर है,
ان کی مختلف اقسام ہیں، سول وار، گریلا وار، پھر اسٹریٹجک کلچر ہے، ڈیٹرنس ہے، یہ سارا کچھ ہمارا آ گیا. یعنی وہی جو ہم نے ابھی ڈیفینیشن میں پڑھا وہی اس کے کچھ پارٹس میں ہمیں نظر آ گیا. فردر اس کے پیپر 1 کے اندر ہمارے پاس انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے، پولیٹیکل کمیونٹی ہے، نیشنلزم، انٹرنیشنلزم اور گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ ہے. پھر اپروچز ہیں، ڈپلومیسی، انٹرنیشنل لا، آرمز کنٹرول، کہ پیس آپ کس طرح دنیا میں لا سکتے ہیں. فردر ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک، IMF، یورپین یونین. یہ سارا کچھ ہمارا پیپر 1 کا حصہ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیپر 2، اور پیپر 2 کے اندر ہمارے پاس کچھ وارز کے ٹاپک ہیں، جیسے رشین ریولوشن، لیگ آف نیشن، سیکنڈ ورلڈ وار. پھر اس کے بعد کولڈ وار کا، پوسٹ کولڈ وار کا ایک ایرا تھا وہ ہے. انٹرنیشنل اینڈ ریجنل آرگنائزیشن اور ان کے رولز وغیرہ. فورن پالیسی سلیکٹڈ کنٹریز کی ہے جو کہ بڑے بڑے ملک ہیں، US، رشیا، چائنا، UK، انڈیا، پاکستان تو اسپیسیفک ہو ہی جائے گا، اور EU. پیپر 2 کے باقی پارٹ میں ہمارے پاس ساؤتھ ایشین ریجن ہے، جس میں انڈیا، چائنا، پاکستان اور افغانستان کے ایشوز ہیں. کرنٹ سینیریو میں انڈیا چائنا کنفلکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، ہم نے ویپنز بنا لیے، اب ان کی روک تھام کی جا رہی ہیں. کچھ ٹریٹیز ہیں اور یہ سارے پیس کو کس طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ ایشوز ہیں. پھر ہمارے کنٹمپریری ایشوز ہیں یورو اٹلانٹک اور ایشیا پیسیفک کے. فردر کشمیر ایشو ہے اور فلسطین ایشو ہے. تو یہ ہمارا ٹوٹل سیلیبس ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا.